हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मेरे बच्चे लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि 12 अप्रैल को क्लास 9th जैक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और उसमें साइंस का एग्जाम होने वाला है 12 अप्रैल को। तो मैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रिसर्च करके सोच और समझ करके ले आया हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इससे पीछे मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। हर एक वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन बताया हूं और सारा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब ढंग से रखा गया है, बताया गया है। आपकी जो 12 तारीख को एग्जाम होने वाला है साइंस में, उसमें क्या करना है आप लोग को, वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाना है, क्योंकि अगर देख कि नहीं जाओगे तो एग्जामिनेशन के बाद पछताने के अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। तो नो लेट नो वेट, जरूर से जरूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए आज की तीसरी क्लास है ना, स्टार्ट करते हैं नो लेट और नो वेट के साथ। चलिए, तो आज की जो 61वीं नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दलहन फसल को उगाने में खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर। विच एलिमेंट इज सप्लाइड इन द फील्ड्स बाय कल्टीवेटिंग पल्स क्रॉप? किसकी होती है? तो आपको राइट आंसर बताना है इसका कि सर नाइट्रोजन का होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ये रहा। क्वेश्चन बोला गया है कि पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है। किससे होती है भाई? जल द्वारा, मृदा द्वारा, वायु द्वारा या सूर्य प्रकाश द्वारा? किसके द्वारा होता है आपको सोच और समझकर बताना है। न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स आर मेनली सप्लाइड बाय वाटर, सॉइल, एयर या सनलाइट। तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो पौधों में किसके द्वारा जाती है? मृदा के द्वारा जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 62। ठीक है, यानी 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 63 पे आते हैं। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी का प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? नमी की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछा जा रहा है। बोल रहा है 14% से कम, 16 से 20%, 25% से अधिक, 21 से 25%। What should be the percentage of moisture in food grains of safe storage? क्या होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, उसका हो जाएगा लेस देन 14%। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें क्या बोला गया है कि 2 या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग 2 or more crops in a fixed row on a plot is called? क्या कहलाती है? वो कहलाती है मिश्रित खेती, है ना, मिश्रित फसल उत्पादन, फसल चक्रण या अंतर फसल उत्पादन। क्या कहलाती है? मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप साइकिल या इंटर क्रॉप प्रोडक्शन। वो क्या कहलाती है प्यारे मित्र, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले? तो वो कहलाती है इंटर क्रॉप प्रोडक्शन या अंतर फसल उत्पादन के नाम से उन्हें जाना जाता है। यानी 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं कि फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं? घास कहते हैं या खरपतवार कहते हैं, जंगली पौधे होते हैं, वह धान फसल होते हैं। अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड। बताइए क्या कहलाती है? वो ग्रास कहलाती है या वीड कहलाती है या वाइल्ड प्लांट्स कहलाते हैं या क्रियल क्रॉप कहलाते हैं? तो जो फसलों के साथ जो अनवांटेड, जो वांछित पौधे उग जाते हैं उन्हें हम लोग खरपतवार कहते हैं, यानी कि बीड कहते हैं। यानी 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 66 पे आइए। बोलता है कि नेपियर एक प्रकार का है
नेपियर इज अ टाइप ऑफ, क्या है भाई, अनाज का है, हरा चारा का है, भेड़ की नस्ल का है, या बैक्टीरिया का है। वो एक क्रियल है, ग्रीन फोडर है, या सिप ब्रीड है, या बैक्टीरिया है। तो जो नेपियर है मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे चाहने वाला, वो क्या है, एक हरा चारा है। यानी कि 66 का बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, साहीवाल एक नस्ल है। साहीवाल किसकी नस्ल है भाई, बकरी की, गायों की, भेड़ों की, मुर्गियों की। यानी कि साहीवाल इज अ ब्रीड ऑफ किसका, गॉट का, काऊ का, सिप का, या हेन का। तो साहीवाल जो है एक उन्नत नस्ल है किसकी, गायों की। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। 68 में बोल रहा है कि निम्न में कौन संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग के बारे में पूछा गया है। यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि संक्रामक रोग है, कौन सा है। तो कॉलेरा, मलेरिया, न्यूमोनिया, या इनमें से सभी। तो मेरे भाई जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं सब का सब संक्रामक रोग है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। 69 में बोला गया है कि 4D किसका सामान्य उदाहरण है। किसका है भाई, तो बोला है पीड़क नासी का है, खरपतवार नासी का है, पादप रोग का है, इनमें से कोई नहीं। 4D इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टिसाइड, वेडिसाइड, प्लांट डिजीज, या नन ऑफ दिस। तो जो 4D है ना वो एक खरपतवार नासी का क्या है, सामान्य उदाहरण है। यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे मित्र, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किसका लक्षण है। पहला है ऑप्शन है मलेरिया, पोलियो का, दूसरे में रेबीज, तीसरे में मलेरिया, चौथे में टाइफाइड। किसका लक्षण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए इंग्लिश में भी रीड करते हैं। द सिम्टम्स ऑफ हाई फीवर विथ फ्रीक्वेंट शिवरिंग इज अ सिम्टम ऑफ विच डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। 70 कंप्लीट हो चुकी है। लिखा है कि सेल नाम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, पुरकिंजे द्वारा, लिवेन होयक द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा, या रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। द टर्म सेल वाज गिवन बाय पुरकिंजे, लिवेन हॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो सेल जो टर्म है वो दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। यानी कि 71 का सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त लोग। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, ऊर्जा गृह है होगा, है ना। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पहला है गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। इन चारों में से क्या होंगे, है ना। इधर ये सब जो है वो गलत दे रखा है। इन चारों में से क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 1 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है 10 टू दी पावर -6 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। 74 में बोला जा रहा है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई है, यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज। क्या इकाई है भाई,
एक्सोन है, साइटोन है यानी कोशिकाएं का या साइटोन है, डेंड्रॉन है या न्यूरॉन है। तो तंत्रिका उत्तक की जो इकाई है वो होता है न्यूरॉन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए और एग्जाम में ज्यादा नंबर लेके आइए। देखा है पहली बार आपकी आंखों में प्यार, एग्जाम में जाओगे पढ़ के लेके आओगे ज्यादा नंबर। तो पढ़ के जाना, एग्जाम में ज्यादा नंबर ले आओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं? रक्त के थक्का बनाने में कौन मदद करता है इसके बारे में बताना है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट्स, इनमें से कोई नहीं। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स, नन ऑफ दिस। तो रक्त के थक्का बनाने में जो सहायक होते हैं वो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 76 में आते हैं। दो कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं मगरमच्छ में, पंछी में, मछली में, उभयचर में। टू चैम्बर्ड हार्ट अकर्स इन कॉकरोच, एविस, फिश, एम्फीबियन। तो इसका राइट आंसर होगा फिश, यानी कि मछली में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं दो कोष्ठक? मछली में। चलिए 77 में आते हैं। 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? हेकेल द्वारा, लिनियस द्वारा, आर विटेकर द्वारा या मॉर्गन के द्वारा? तो आप लोग सभी को पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे आर विटेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 78 पे आते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग, आवेग, बल या दाब। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो हम लोग को पता है कि मास और वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसे संवेग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 79 पे आओ। कहता है कि कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? पावर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक है मीटर, हर्ट्ज, सेकेंड, न्यूटन। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? आपको बताना है क्या मीटर होता है, हर्ट्ज होती है, सेकेंड होती है या न्यूटन होती है? तो हमें पता है क्या होती है, हर्ट्ज होती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले? हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 81। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज। क्या होता है? 9.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.98 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.098 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें पता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 82। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रकृतियां होती है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति का कौन सा नियम है? आपको बताना है
प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच लॉ ऑफ मोशन इज दिस। कौन सी है भाई, बताओ तो जरा सा कमेंट करके। पहली वाली है यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या नन ऑफ दिस। तो आपको बोलोगे कि सर इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि थर्ड। जिए तो जिए कैसे बिने आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिने आपके। आपके बिना बिल्कुल दिल ही नहीं लगता, बिना पढ़ाए मजा ही नहीं आता मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले। यही कारण है कि मैं ऐसे गानों को गाने से मजबूर हो जाता हूं। आपके बिना एक पल सच में दिल नहीं लगता। तो ईमानदारी के साथ पढ़िए और दवा के क्वेश्चन को सही करके आइए। चलिए 83 पे आते हैं। ये रहा 83। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इट्स वेट। यहां पर होगा वेट, क्या होगा मेरे दोस्त, वेट ऑन द अर्थ। क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 1/6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला है कि द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, यानी कि दाब का एसआई मात्रा क्या होता है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड। तो दाब का एसआई मात्रक एक तो होता है पास्कल, एक होता है पास्कल, है ना, क्या होते हैं पास्कल, और एक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब ये दोनों में से देख लो क्या दिया हुआ है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 85 बोलता है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्ट। तो v बराबर u प्लस एट, ये तो सही है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही है। v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी सही है। यानी कौन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है वो सही नहीं है, और जो नहीं सही है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है, जड़त्व का जो गुण पाया जाता है उसके बारे में पूछा है। द प्रोपर्टी ऑफ इनर्शिया इन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। किसके कारण होता है जी, बल के कारण यानी कि फोर्स के वजह से, द्रव्यमान के कारण यानी कि मास, मोमेंटम यानी चाल के कारण, स्पीड यानी संवेग के कारण। किसकी वजह से होती है, तो याद रखना जड़त्व जो होता है वो डिपेंड करती है मास पे, यानी कि द्रव्यमान के कारण होती है। 86 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 87 पे आते हैं। कहता है कि ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहलाती है, रिटार्डेशन यानी कि मंदन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, है ना, थ्रस्ट यानी कि प्रणोद। तो क्या होती है, ऋणात्मक जो त्वरण होते हैं प्यारे मित्र, उसे हम लोग रिटार्डेशन यानी कि मंदक बोलते हैं। इसलिए 87 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 88 पे आते हैं। बोला गया है कि रॉकेट का प्रणोदक किस सिद्धांत पर आधारित है। द प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। किस पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, या नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो रॉकेट का प्रणोदक होती है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। तो 88 का क्या हो जाएंगे? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 89 में देखते हैं। बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजन है द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपसे पूछा है, यानी कि गतिज ऊर्जा का पूछा है, तो होता है हाफ mv²। कहां पे है प्यारे मित्र? तो ऑप्शन नंबर बी पे। तो गति का व्यंजन क्या होता है? हाफ mv², इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। 89 के बाद अब हम लोग 90 पर पहुंच गए हैं। कहता है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन क्या हो? शून्य है, तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा। विस्थापन अगर शून्य है तो किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा, यानी कि 0 जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में भी पढ़ के समझ लेते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, देन वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ फोर्स वुड बी क्या हो जाएगा? 0 जूल, यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले मेरे भाई मेरे बच्चे, वो यहीं पर स्टॉप होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों की क्लास, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले मेरे भाई लोग, तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए लोग आए हो, अगर चैनल पे नए जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, अगर आप वीडियो को पढ़कर संतुष्ट हो रहे होंगे तब। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर क्या करेंगे मेरे भाई? स्टॉप करेंगे। जल्द ही मिलेंगे इसकी चौथी सेशन लेकर, क्योंकि मैं पूरी तरीका से क्लास 9th जैक बोर्ड को बर्बाद करने वाला हूं। यानी पूरा ऐसा पढ़ाऊंगा कि बेटा एक भी क्वेश्चन तेरा छूट कर नहीं जाएगा। तो नो लेट नो बेट। जल्द ही मिलेंगे आपको अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।